वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। और आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट होता क्या है। तो प्रोडक्ट इज़ द फाइनल आउटकम विच यू गेट फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट्स। क्लियर? या जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है एक बार उस पर भी नज़र मार लेते हैं कि प्रोडक्ट और आउटपुट रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री, चाहे फर्म ने प्रोड्यूस किया हो या इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया हो, ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जो किसी के स्पेसिफिक पीरियड में प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर? इसके तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला है टोटल प्रोडक्ट, दूसरा है मार्जिनल प्रोडक्ट और तीसरा है एवरेज प्रोडक्ट। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। तो पहले बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट की। टोटल प्रोडक्ट रिफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट। कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इनपुट्स अगर आपको दे दिया जाए, अब वो केजी में हो सकता है, यूनिट्स में हो सकता है, किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट में हो सकता है, उसको प्रोसेस करके आपने एक गिवन टाइम फ्रेमवर्क में कितने आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं, यही क्या कहलाता है आपका टोटल प्रोडक्ट। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा मैंने आपको 3 किलो मट्टी दी और मैंने कहा कि आप इससे एक हफ्ते में जितने घड़े बना सकते हैं बनाइए। हो सकता है आपने 6 घड़े बनाए, किसी ने 8 घड़े बनाए, किसी ने 10 घड़े बनाए, किसी ने 3 ही घड़े बनाए। तो ये इंडिविजुअल का क्या है, टोटल प्रोडक्ट है और कुछ नहीं। एक देखिए एग्जांपल दिया गया हुआ, इफ 10 लेबर प्रोड्यूसेस 60 kg ऑफ राइस देन द टोटल प्रोडक्ट इज 60 kg। ऑब्वियसली इन द शॉर्ट रन अ फर्म कैन एक्सपेंड टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग ओनली द वेरिएबल फैक्टर। हाउएवर इन द लॉन्ग रन टीपी कैन बी रेज्ड बाय इंक्रीजिंग बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ये भी हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि अभी आप मटके बना रहे हैं। क्लियर? अब आपको एक मटका एक्स्ट्रा बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप मट्टी एक्स्ट्रा लेंगे या एक लेबर एक्स्ट्रा लगा देंगे इन दैट केस, या एक आप वो जो चरखा जिसके ऊपर वो बनाया जा रहा है, जो चाक है, या वो एक्स्ट्रा लगा देंगे। आप क्या करेंगे, इट इज़ बेटर टू इनपुट मोर क्ले, ज़्यादा सॉइल लेकर, आप ज़्यादा क्ले लेकर एक मटका बना दीजिए, वो ज़्यादा बेटर, इंस्टेड ऑफ आप एक पूरा चाक लगाएं या फिर एक लेबर को इंगेज करें। तो क्लियर? शॉर्ट रन में आपके पास क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है, वो है आपका वेरिएबल इनपुट, जिसको आप जल्दी से चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अगले में आते हैं एवरेज प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। एवरेज प्रोडक्ट रिफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। मान लीजिए मैंने कहा था कि मैंने आपको 3 किलो क्ले यानी कि मट्टी दी थी, आपने उससे 6 मटके बनाए, तो यानी आपने 1 kg ऑफ सॉइल पे कितने मटके बनाए हैं, 2। क्लियर? तो ये क्या है, आपका एवरेज प्रोडक्ट है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, परेशान मत होइएगा। देखिए एग्जांपल दिया गया है, वही 60 वाला इनका दिया गया है कि अगर 10 लेबर ने 60 किलो अगर अनाज पैदा किया है तो एक लेबर ने कितना किया, उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दिया गया है। आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हैं, 10th पढ़कर आए अभी रिसेंटली, तो इतनी तो आपको समझ होगी ही। चलिए अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। मार्जिनल प्रोडक्ट कहता है कि इट रिफर्स टू द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। अगर मैं आपको 1 किलो मट्टी और दे दूं, उससे आप जो एक्स्ट्रा मटके बनाएंगे वो मेरे मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएंगे। कैसे? मान लीजिए मैंने आपको 1 किलो मट्टी और दी, 4 किलो मट्टी हो गई टोटल आपके पास। अब आपने क्या किया, अपनी एफिशिएंसी को और थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, तो हुआ क्या कि जहाँ पर 6 मटके बनाए थे, अब ऑब्वियसली कितने मटके बनने चाहिए थे, कितने बनने चाहिए थे, 8, क्योंकि 1 किलो पे 2 मटके बन रहे थे। हो सकता है कि आपने 3 मटके बना दिए हों, या हो सकता है 2 मटके पूरे बन गए हों, एक आधा मटका बन के रह गया हो सकता है आपने सिर्फ 1 मटका बनाया हो। तो 1 किलो मट्टी को ऐड करने के बाद जो भी टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया होगा, जो भी इंक्रीमेंट हुआ होगा, वो कहलाएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर? इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, लेट्स से सपोज कर लेते हैं 6 मटके के बाद आपने बनाया 7 मटका, 1 किलो मट्टी से सिर्फ 1 मटका बनाया, तो तरीका क्या होगा, 7 - 6 यानी कि जो प्रेजेंट नंबर है उससे पिछले वाले को माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का। बाकी वाले फॉर्मूले पर मैंने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत आसान है। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसका मतलब क्या है पता है आपको, TPN जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है, और करना क्या है आपको, इसी फॉर्मूले में क्या करना है आपको,
एक पॉइंट पीछे चले जाना है, यानी TPn-1 पे जाना, यानी कि जो ये वैल्यू है इसके पिछली वाली वैल्यू क्या थी उस पे चले जाना। तो जैसे अभी आपकी वैल्यू कितनी थी 7, इसकी पिछली वाली कितनी थी, माइनस कर दीजिए 6, तो टोटल मार्जिनल प्रोडक्शन कितना आया, 1 का आया। लेट्स से अगर मैं कहता कि यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू आपने एडिशनल उससे मट्टी से 3 मटके एक्स्ट्रा बनाए थे, यानी कि अभी प्रेजेंट वैल्यू 9 हो जाती और पिछली वैल्यू थी 6, तो कितने का डिफरेंस आता, 3। क्लियर है? तो यही सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल करने बैठेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटर्न्स टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर का, ये कह लीजिए इस चैप्टर की जान है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यानी कि हर एक फैक्टर पर कितना रिटर्न हमें मिल रहा है, ये बात होती है। क्लियर? रिटर्न्स टू अ फैक्टर टू द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर फिक्स्ड। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको भूमिका बता देता हूँ। माना यह जाता है कि शॉर्ट रन में इस केस को स्टडी किया जाता है, तो शॉर्ट रन में अगर आपके पास 2 फैक्टर प्रोडक्शन हैं, मिनिमम तो 2 लगेंगे ही लगेंगे, तो 2 फैक्टर में से एक फैक्टर फिक्स होना चाहिए, एक फैक्टर वेरिएबल होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। और जो एक आपका जो फैक्टर है वेरिएबल, उसमें इंक्रीमेंट करके, यानी कि उसकी एक एडिशनल यूनिट जोड़ते हुए जब आप अपने प्रोडक्शन में चेंज लाते हैं तो वो कहलाता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ध्यान से देखिएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आप क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शन को बदल रहे हैं। लेट्स से मैंने कहा कि आपने 1 यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर लगाया था, क्लियर, इसके साथ आपने लगाया 2 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अभी आपने क्या किया कि फिक्स फैक्टर तो अपनी जगह पर फिक्स है, आपने इसको बढ़ा दिया, या आपने क्या किया, इसको और बढ़ाया, या आपने इसको और बढ़ाया। तो यहां पर हो क्या रहा है, देखिए प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शनेट नंबर है वो बदल रहे हैं, 1:2, 1:3, 1:5, 1:9। ये क्या हो रहा है, वेरिएबल प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है इसका। क्लियर? इसीलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि अपने प्रोडक्शन में वेरिएबल फैक्टर के थ्रू जो भी चेंजेस लाए जाते हैं, क्लियर, उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आगे पढ़ के देखते हैं। इन द शॉर्ट रन, जैसा कि मैंने बताया था शॉर्ट रन का केस है, इन द शॉर्ट रन व्हेन वन इनपुट इज वेरिएबल एंड अदर इनपुट्स आर फिक्स्ड, द फर्म प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब एक फैक्टर फिक्स होता है और एक वेरिएबल होता है तो क्या होता है, ये वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक सिंबल माना जाता है। Law of variable proportion or LVP is one of the most important law of production. It shows the nature of rate of change in output due to change in only one variable factor of production. बता चुका हूँ पहले इसको, ठीक है ना। इसके जो अदर नेम है, निक नेम, जैसे घर पे होता है ना आपका कुछ चिंटू, पिंटू, मिंटू, कुछ घर का अलग सा नाम होता है, वैसे ये है इसके कुछ अदर नेम्स, इसको जान लीजिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू अ फैक्टर के अलावा इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी कहा जाता है। कई जगह पर इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो लॉ, अब इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई थ्योरम पढ़ते हैं तो एक थ्योरम की स्टेटमेंट होती है ना, वैसे ही इसकी स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट as we increase quantity of only one input keeping other input fixed, यानी कि एक वेरिएबल और एक फिक्स होगा, total production initially increases at increasing rate, then at decreasing rate and finally at the negative rate। इसमें कहा जाता है कि जब आप इनपुट्स को, यानी कि 1 इनपुट्स को आप धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं तो क्या होता है कि पहले आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और फिर क्या होता है, नेगेटिव चला जाता है। कैसे, उसको समझ लीजिए। इस एग्जाम्पल को हम एक बुक एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे, पहले हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से एक स्टोरी आपके सामने है, ये पीस ऑफ लैंड है, इसमें एक बंदा काम करता था, क्लियर। तो होता क्या था, इसका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम था, हल्का था पूरी फील्ड के हिसाब से, क्लियर। तो उसने क्या किया, अपने साथ एक और बंदे को जोड़ लिया, उससे हुआ कि इसका प्रोडक्शन बढ़ा। पहले ये प्रोड्यूस करता था सिर्फ 20 kg, अब दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया 50 kg, क्लियर है। इसने फिर क्या किया, एक बंदे को और जोड़ा,
इसका जो प्रोडक्शन था वो हुआ 70 kg। इसने एक बंदे को और जोड़ा, अब जो इसका प्रोडक्शन था वो था 75 kg। क्लियर है? अब देखिए इसको समझिए कैसे हो रहा है। और उसके बाद जब ये एक बंदा और जोड़ेगा, थोड़ा और स्टोरी को एक्सटेंड कर लेते हैं, तो इसका जो अब प्रोडक्शन है वो है लेट्स से 70 kg। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। जब इसने पहले बंदे को डिप्लॉय किया था, यानी कि अकेला पहला बंदा काम कर रहा था, तो ये एफिशिएंसी इसकी कम थी पूरी फील्ड के हिसाब से। क्लियर? तो ये सिर्फ 20 kg प्रोडक्शन कर रहा था। वो कलर थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तब क्या था, इसकी एफिशिएंसी कम थी, तो ये सिर्फ पूरी फील्ड में पूरी मेहनत करने के बाद सिर्फ 20 किलो उगा पा रहा था। अब 2 लोग मिल गए थे, तो इन्होंने कितना प्रोडक्शन किया, 50, यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ, +30 का। ठीक है। फिर उन्होंने एक बंदे को और जोड़ा। अब 2 लोगों की मैक्सिमम इसमें गुंजाइश थी काम करने की, इसने क्या किया, तीसरे को भी घुसेड़ लिया साथ में, कहता आ जाओ तुम भी काम कर लो हमारे साथ में। तो अब 50 से 70 किलो का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन देखिए क्या हुआ है, अब 20 का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि धीरे से कम हुआ है। फिर इसने एक और बंदे को जोड़ लिया, चौथा बंदा आ गया। अब कितने का प्रोडक्शन हुआ, 75 का, यानी कि डिफरेंस कितने का आया, सिर्फ 5 का। अब कितने का हुआ, जब इसने एक बंदा और जोड़ा तो 70 का, यानी कि कैसा चला गया, नेगेटिव, -5। ये रियलिटी है बच्चों, ये ऐसा होता है कि जब एक ही जगह पर ज़्यादा लोग काम करने लगते हैं, लेट से आपके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, 2 लोगों की मैक्सिमम जरूरत होती है। अगर उसमें 10 लोग काम करने लगे एक ही चार्ट पेपर पे, तो जो काम आपका 15 मिनट में हो जाना चाहिए था वो 25 मिनट ले लेता है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट्स इन दैट प्रोजेक्ट, बट दे आर अननेसेसरीली ट्राइंग टू हेल्प देम। क्लियर? तो वहां पर इनकी जरूरत नहीं होती है। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ में आया। देखिए इस लॉ में साफ साफ कहा गया है कि पहले क्या होता है, इनिशियली इंक्रीज करता है, फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर आपको नज़र आया हो तो पहले प्रोडक्शन बढ़ा था 30 से, फिर हुआ 20 और फिर -5 तक चला गया था। तो ये तीनों केसेस आपको नज़र आ रहे होंगे। क्लियर? तो पहले ये क्या था, बढ़ता हुआ था, फिर ये क्या था, डिक्रीजिंग था, और फिर ये क्या था, नेगेटिव हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके 3 फेजेस बताए गए हैं, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है उस वक्त बढ़ता है। सेकंड फेज में क्या होता है, टीपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी डिक्रीजिंग एंड इज पॉजिटिव, उस हद तक वो पॉजिटिव होता है, और जब टीपी फॉल करने लगता है तो एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, इसको समझ लेते हैं एक चीज़ और, कि किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस पढ़ने होते हैं, कुछ एक क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जिनको सेटिस्फाई करना होता है, तभी वो लॉ वर्क करता है, एल्स वो वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर भी कुछ एजम्पशंस है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पहला एजम्पशन है, इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट टर्म। उसमें भी क्या होना चाहिए, एक फैक्टर फिक्स होना चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए। मान लिया हमने, द लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स फैक्टर इंक्लूडिंग लैंड, ये सभी पर काम करता है, लैंड पर भी करता है। अभी हमने एग्जाम्पल लैंड का ही लिया हुआ था। अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैन बी कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर। कितनी भी यूनिट आप उनके साथ कंबाइन कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की। किया था हमने भी थोड़ी देर पहले, 5 लोगों को लगाया था काम पे। दिस लॉ अप्लाइज टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑनली। एक्चुअली मार्शल ने कहा था कि ये सिर्फ फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में ही लगता है, बाकी कहीं जगह नहीं लगता, बट बाद में चलकर ये पता चला नहीं, ये कई जगह पर एप्लीकेबल है, सिर्फ फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में ही नहीं है। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन इजिली बी डिटरमाइंड। ऑब्वियसली हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से ही उसको इंक्लूड कर रहे हैं और कंक्लूड कर रहे हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है पता लगाना कि चेंज कितना रहा है। इट इज एज्यूम्ड दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। आफ्टर अ सर्टेन लिमिट क्या हो जाता है, वो एक दूसरे के बेस्ट सब्सटीट्यूट नहीं रह जाते हैं। कारण ये है कि आप एक हद तक ही लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं वहाँ पर। अब लेट्स से एक फील्ड है जिसमें मैं कह रहा हूँ 100 लोग काम करते हैं, अगर आप उस पर 150-200 लोगों को काम कराओगे तो क्या होगा, फावड़ा को किसी की गर्दन पे मार देंगे, पता चला फसल की जगह गर्दन कट के अलग हो गई है, और तरबूज के साथ साथ आप गर्दन भी लेके निकल रहे हो उसमें से। क्लियर है? तो इतने लोगों को एम्प्लॉय नहीं करना है कि वहाँ खून खच्चड़ हो जाए। क्लियर? तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद क्या हो जाता है, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के एजम्पशंस थे। अब हम देखते हैं एक टेबल जिसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताया गया है। देखिए
ओके, यहाँ पर देखिए फिक्स फैक्टर दिखाया गया है और कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली ये 1 पे ही है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए आप एक मिनट, आई हैव टू चेंज द कलर, नाउ इट्स गुड। यहाँ पर थ्रू आउट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 1 है। उसके बाद वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज लाना था। आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था 1:2 है, फिर 1:5 है, इस तरह से चेंजेस हो रहे थे ना। तो वैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक पीस ऑफ लैंड के साथ पहले एक लेबर लगाया गया, फिर 2 लेबर लगाए गए, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बढ़ते चले गए। और उससे हुआ क्या, जब एक यूनिट ऑफ लैंड के साथ एक लेबर काम कर रहा था तो प्रोडक्शन कितना हुआ, 10 यूनिट का। जब एक पीस ऑफ लैंड के साथ 2 और 3 लोग काम कर रहे थे तो 30 और 45 का हुआ। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? तो इससे हो क्या रहा था कि टोटल प्रोडक्शन में देखिए पहले क्या हुआ है, 10, 30, 45, 52, 52 एंड 48। पहले 20 बढ़ा है। फिर देखिए यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट इन्होंने दिया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए पहले जब आपने एक फैक्टर ऑफ वेरिएबल फैक्टर लगाया, यानी कि एक लेबर लगाया था, तो टोटल प्रोडक्शन 10 का हुआ था और मार्जिनल प्रोडक्ट भी 10 का था, क्योंकि जब एक भी लेबर काम नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कितना रहा होगा, टोटल प्रोडक्शन 0 रहा होगा। क्लियर? तो जब 10 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 10, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी कितना रहा, 10 रहा। जब 2 लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन 30 का हुआ, यानी कि 10 से 30 में 20 का इंक्रीमेंट हुआ। जब 3 लेबर लगाया तो 45 पहुंचा, 45 में 15 का इंक्रीमेंट। इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये -4 हो गया, क्योंकि 52 से प्रोडक्शन कहाँ चला गया, 48 पे चला गया। तो यही कहलाता है रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। और यही तीनों स्टेजेस है, देखिए सामने फेजेस बनाए गए हैं यहाँ पर। तो इसी हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि इनके तीनों फेजेस में प्रोडक्शन, यानी कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है और मार्जिनल प्रोडक्शन की स्टेटस क्या होती है। एक नीचे नोट लगा है, फैक्टर रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग, तभी तो लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर बनेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनेगा। इसका एक डायग्राम बनाया गया है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। क्लियर? मैं इसलिए थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपकी स्क्रीन पर पूरी तरीके से आ जाइए। अब देखते हैं इस डायग्राम को और समझते हैं। इस डायग्राम में ऊपर की तरफ बना हुआ है आपका, इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बना हुआ है आपका ये डायग्राम। तो इस डायग्राम से आपको क्या देखना है, सबसे ऊपर जो बना है ये है टीपी, यानी कि टोटल प्रोडक्ट बना हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो। उसके बाद नीचे बनाया गया है मार्जिनल प्रोडक्ट बनाया गया है, यानी कि ऊपर नीचे 2 चीज़ें ड्रॉ की गई हैं। अच्छा, बच्चे लोग जब भी इसको ड्रॉ करते हैं तो अक्सर ये होता है कि इनका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिमेट्रिक नहीं आता है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है आपको, और उसका ध्यान रखिएगा। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो इस डायग्राम में है क्या कि ऊपर वाले में टोटल प्रोडक्ट बताया गया है कि धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ता हुआ गया। पहले 10 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 52, फिर 52, उसके बाद घटते घटते 48 हो गया, यानी कि नीचे की तरफ आया ये डायग्राम इस तरफ से। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ, जब ये इस तरह से हो रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, पहले बढ़ रहा था और घटते, उसके बाद फिर नीचे की तरफ चला गया था, -4 आया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये वही चीज़ों को प्लॉट करके दिखाया गया है। फेज 1 बताया जा रहा है यहाँ पर, फेज 1 बिटवीन O टू Q। देखिए O टू Q, अब O देख लेते हैं और देख लेते हैं Q कहाँ पर है। ये रहा O, ये रहा Q, यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिफरेंस है ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, बताया क्या जा रहा है कि टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव रेट से बढ़ा है, यानी कि थर्ड स्टेज पे क्या हो गया है, ये नेगेटिव हो गया है। क्लियर? उसी के साथ साथ एमपी का भी रिलेशन अब देख लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि जब इतना देख ही रहे हैं तो एमपी भी देख लेते हैं। एमपी में क्या हो रहा है, इनिशियली ये क्या किया, इंक्रीज किया यहाँ से यहाँ तक एक सर्टेन पॉइंट पर, ठीक है, सर्टेन पॉइंट पे आके ये रुका, उसके बाद जैसे जैसे टीपी उसके बाद बढ़ने चालू हुआ और ये नेगेटिव की तरफ बढ़ता हुआ चला गया। तो ये एक रिलेशनशिप है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आई होप को आपको ये वाला चीज़ समझ में आया होगा कि इसकी रिलेशनशिप क्या है। बहुत आसान सी है, एक बार मैं एक फ्यू लाइंस में कंक्लूड करता हूँ।
जब आप इनिशियली फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को जोड़ते हैं तो पहली स्टेज में ये बढ़ना चालू करता है, और ज़्यादा जोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा घटना चालू करता है, यानी कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। और जब आप उसके बाद भी नहीं मानते और आप कंटिन्यूसली वेरिएबल फैक्टर को इंक्लूड करते रहते हैं फिक्स फैक्टर के साथ, तो क्या होता है, ये नेगेटिव रेट से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। हम बता रहे थे कि ये अक्सर डायग्राम प्लॉटिंग सही नहीं होती, तो इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चलिए मैं आपको एक अलग बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेट से ये मेरा डायग्राम है टीपी का, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ से एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से, और एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ बनाना है। अब कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं, ये ले रहा हूँ। अब मुझे क्या बनाना था, मुझे बनाना था MP। तो MP यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, सॉरी, यहाँ मैक्सिमम और यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाना चाहिए। देखिए ऐसे दिख रहा है ना। तो ये लाइन आपको पहले खींचनी है। कौन सी लाइन, ये वाली। ये लाइन खींच लेंगे तो नीचे MP बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग नॉलेज हैंगआउट एंड स्टे विद अस। हैव अ नाइस डे।